हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 9 चैप्टर 4 गुरुत्वाकर्षण के लघुतरीय सवाल और उसका आंसर देखेंगे। पहला है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिखें। आंसर होगा, ब्रह्मांड में एक कण प्रत्येक दूसरे कण को एक बल से आकर्षित करता है जिसका परिमाण ए में होगा कणों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। फिर उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है तथा इस बल की दिशा कणों को मिलाने वाली रेखा के अनुरेख होती है। दूसरा है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक g को सार्वत्रिक नियतांक क्यों कहा जाता है? इसका आंसर होगा F बराबर g इंटू m1 इंटू m2 बटा आर स्क्वायर। यहाँ g एक नियतांक है जिसे गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहा जाता है। g का मान कणों की प्रकृति, उनके द्रव्यमान, उनके बीच की दूरी, माध्यम, समय, ताप इत्यादि पर निर्भर नहीं करता। ब्रह्मांड के सभी कणों के बीच एक ही होता, अतः इसे सार्वत्रिक नियतांक कहते हैं। तीसरा सवाल है, दो वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का क्या होगा यदि। पहला सवाल इसमें है, एक वस्तु का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए। इसका आंसर होगा, द्रव्यमान को दुगुना होने पर गुरुत्वाकर्षण बल 2 गुना हो जाएगा। इसका दूसरा सवाल है, वस्तुओं की बीच की दूरी दोगुना कर दी जाए। इसका आंसर होगा, बीच की दूरी 2 गुना होने से गुरुत्वाकर्षण बल 1/4 गुना हो जाएगा। तीसरा सवाल है, वस्तुओं के बीच की 3 गुनी कर दी जाए। तो इसका आंसर होगा, बीच की दूरी 3 गुना होने पर गुरुत्वाकर्षण बल 1/9 गुना हो जाएगा। चौथा है, दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान 2 गुना कर दी जाए। इसका आंसर होगा, दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान को गुना होने पर गुरुत्वाकर्षण बल 4 गुना हो जाएगा। चौथा सवाल है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का क्या महत्व है? आंसर होगा, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का निम्नलिखित महत्व है। पहला, गुरुत्वाकर्षण बल के ही कारण हम सब पृथ्वी से बंधे रहते हैं। दूसरा होगा, चंद्रमा पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करता है जिसके कारण चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर वृत्ताकार जैसे पथ पर घूमता है। इसी प्रकार अन्य ग्रहों के उपग्रह भी उन ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। पांचवा सवाल है, सभी वस्तुओं पर लगने वाला गुरुत्वबल उनके द्रव्य के समानुपाती होता है। फिर एक भारी वस्तु हल्की वस्तु के मुकाबले तेजी से क्यों नहीं गिरती है? इसका आंसर होगा, चूंकि गुरुत्वीय त्वरण वस्तु के द्रव्यमान यम पर निर्भर नहीं करता, इसलिए अधिक द्रव्यमान की वस्तु अर्थात भारी वस्तु कम द्रव्यमान की वस्तु अर्थात हल्की वस्तु की अपेक्षा तेजी से नहीं गिरती बल्कि दोनों साथ साथ गिरती है। छठा सवाल है, यदि चंद्रमा पृथ्वी को आकर्षित करता है तो पृथ्वी चंद्रमा की ओर गति क्यों नहीं करती? इसका आंसर होगा, न्यूटन के द्वितीय गति नियम से किसी दिए हुए बल के लिए त्वरण वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चंद्रमा की अपेक्षा पृथ्वी का द्रव्यमान बहुत अधिक है, इसलिए हम पृथ्वी को चंद्रमा की ओर गति करते नहीं देख पाते हैं। सातवां सवाल है, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा भार में क्या अंतर है? इसका आंसर होगा, एक तरफ द्रव्यमान लिखना है, दूसरा तरफ भार। द्रव्यमान वस्तु में द्रव की मात्रा है, भार पृथ्वी द्वारा वस्तु पर पृथ्वी के केंद्र की ओर लगे गुरुत्व बल के बराबर होता है, अतः
भार बराबर द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण। दूसरा अंतर है, द्रव्यमान में केवल परिमाण होता है, यह एक अदिश राशि है। भार की तरफ दूसरा पॉइंट है, भार में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, यह एक सदिश राशि है। द्रव्यमान की तरफ तीसरा पॉइंट, द्रव्यमान को दंड तुला द्वारा मापा जाता है। भार की तरफ तीसरा पॉइंट है, भार कमानीदार तुला द्वारा मापा जाता है। 8वां सवाल है, किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर इसके भार का 1/6 गुना क्यों होता है? इसका आंसर होगा, किसी वस्तु का भार गुरुत्वीय त्वरण g के समानुपाती अर्थात W समानुपाती g और चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण g m पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण GE का 1/6 गुना होता है। इसलिए किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर इसके भार का 1/6 गुना होता है। 9वां सवाल है, एक व्यक्ति यम अपने मित्र यन के लिए पृथ्वी के ध्रुव के पास की जगह पर कुछ सोना खरीदकर उसे विषुवत वृत्त के पास रहने वाले यन को देता है। क्या यन खरीदे हुए सोने के भार में संतुष्ट होगा? यदि नहीं तो क्यों? इसका आंसर होगा, पृथ्वी के ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण का मान Gp विषुवत वृत्त पर गुरुत्वीय त्वरण के मान Ge से अधिक होता है, अतः उस कुछ द्रव्यमान के सोने का भार ध्रुव की अपेक्षा विषुवत वृत्त का कम प्रतीत होगा, इसलिए यन सोने के भार से संतुष्ट नहीं होगा। 10वां सवाल है, एक पतली परंतु मजबूत डोरी के बने पट्टे की सहायता से किताबें के भरे स्कूल बैग को उठाना कठिन होता है, क्यों? आंसर होगा, जब हम पतली डोरी से बने पट्टे की सहायता से किताबों के भरे स्कूल बैग को उठाते हैं तो बैग का सारा भार हमारे हाथों पर पतली डोर के बहुत कम क्षेत्रफल के बराबर के क्षेत्रफल पर आरोपित होता है, जिससे हाथ पर अत्यधिक दाब पड़ता है। इसलिए पतली डोरी के पट्टे से भारी बैग को उठाना कष्टकर और कठिन होता है। 11वां सवाल है, एक भारी बक्से को पतले तार के बने हत्थे से ले जाना कठिन होता है, पर लकड़ी का या प्लास्टिक के चौड़े हत्थे से ले जाना आसान होता है, क्यों? इसका आंसर होगा, भारी बक्से को इसके हत्थे से उठाने पर हाथ का दाब पड़ता है और दाब बराबर क्षेत्रफल बल बटा क्षेत्रफल होता है। बक्से को उठाने में लगा बल तो नियत है, अतः यदि क्षेत्रफल अधिक हो तो दाब कम हो जाएगा। पतले तार के बने हत्थे का क्षेत्रफल कम होता है, इसलिए बक्से को उठाने पर तलहथी पर दाब अधिक पड़ता है, परंतु लकड़ी या प्लास्टिक के बने मोटे चौड़े हत्थे का क्षेत्रफल अधिक रहता है, इसलिए बक्से को उठाने पर तलहथी पर दाब अपेक्षाकृत कम पड़ता है, जिससे सुविधा होती है। 12 नंबर है, उत्प्लावकता से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर होगा, द्रव में डूबी हुई वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगता है, जिसके कारण उसके भार में एक आभासी कमी आ जाती है। इस ऊपरी मुखी बल को उस वस्तु पर द्रव की उत्प्लावकता कहते हैं। 13वां नंबर है, आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है? इसका आंसर होगा, जब कोई वस्तु किसी द्रव या गैस में पूर्णतः या अंशतः डुबाई जाती है तो उसके भार में आभासी कमी आ जाती है, जो वस्तु के डूबे हुए भाग द्वारा हटाए गए द्रव या गैस के भार के बराबर होता है। 14वां नंबर है, पानी की सतह पर रखने पर कोई वस्तु क्यों डूबती या तैरती है? इसका आंसर होगा, जब W1 बड़ा हो W2 से, अर्थात जब वस्तु का भार उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार से अधिक हो तो वस्तु पर नीचे की ओर एक परिणामी बल लगेगा।
और इसलिए वस्तु द्रव में नीचे डूबती जाएगी। जब वस्तु का भार वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर हो तो वस्तु का परिणामी बल शून्य होगा और इसलिए वस्तु द्रव में पूरी डूबी हुई पलवन करती रहेगी अर्थात तैरती रहेगी।